ओडिशा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में ए टू जेड समझाए जाते हैं। विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका। सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन OPSC रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा पंचायती राज इंजीनियरिंग सर्विसेज अंडर द पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट। ये पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट है। लास्ट ईयर भी 2019 में भी नोटिफिकेशन आई थी, इस बार 2021 की नोटिफिकेशन है। एग्जाम 2021 में होगा मोस्ट प्रोबेबली। नोटिफिकेशन अभी आई है। इस एग्जाम में लास्ट ईयर से टोटली पैटर्न में चेंज है, सीट्स में चेंज है, काफी चेंजेस हैं। तो आप लोग उसको सेम मान के मत चले, जिन्होंने लास्ट टाइम भी पेपर दिया था कि सेम ही होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इस बार नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के। पूरी पूरी नोटिफिकेशन PDF रीड आउट नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट एप्लीकेशन के, साथ साथ वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे मेन सिलेबस, और एंड में जो वीडियो का मेन पार्ट है दैट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इस वीडियो की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्जाम की। देखो, पेंडेमिक के टाइम हर एग्जाम शिफ्ट हो रहा है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑलमोस्ट 6 मंथ शिफ्ट हो गया है। इस टाइम पे हमें एग्जाम्स की गारंटी नहीं है, तो जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। ये ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। सिलेबस की बहुत ही इजी वे में सिलेबस है, इसमें जनरल स्टडीज का ज्यादा जोर नहीं दिया इन्होंने। प्रीलिम्स में सिर्फ टेक्निकल पार्ट गिवन है, वो लोग हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के पॉइंट डिस्कस करना। पहला पॉइंट दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स। और इसकी डेट क्या है, 26 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 25 सितंबर को ये एंड हो चुका है इसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की। सो जिन लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया उड़ीसा के स्टूडेंट्स ने, वो वीडियो ये स्किप कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं ये। या फिर आप लोग इसके, अगर आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है, आप किसी सिमिलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर तो जनरली स्टेट जॉब्स के कॉमन होते हैं टेक्निकल पार्ट के, तो आप लोग नेक्स्ट फर्दर हम इसकी वीडियो सीरीज लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप लोग उनको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसके बाद। सो 25 सितंबर को ये खत्म हो चुका है। इसमें 210 पोस्ट हैं। और बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, सबसे पहले ही सैलरी की। देखो, सैलरी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है पे बैंड 3 विद 15,600 टू 39,100 का पे बैंड है। और ग्रेड पे का डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 5,400 का। सर, इन सब का मतलब क्या है, मतलब मिलेगा क्या एंड में, अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? अकाउंट में मान के चलिए 50 टू 55,000 रुपीज का आपको सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस एग्जाम से। जनरली इस पे बैंड में इतने ग्रेड पे डियरनेस अलाउंस के साथ इतनी सैलरी बनती है 50 टू 55,000, जो कि स्टेट जॉब के अदर अलाउंसेस के साथ मिला के, अदर पर्क्स के साथ मिला के काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी जॉब है। साथ के साथ इसकी वैकेंसी की अगर बात करें हम लोग, तो वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एक है SEBC। SEBC मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। आप लोग इसको ईडब्ल्यूएस से कंपेयर मत कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। SEBC अलग है। SEBC इज नॉट इक्विवेलेंट टू ईडब्ल्यूएस, इसकी सर्टिफिकेशन अलग है। SEBC फिर ST फिर ST, इनकी फर्दर डिवीजन क्या है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 105 सीट्स हैं विद 35 रिजर्व्ड फॉर वुमेन।
SEBC में 24 सीट्स हैं जिसमें 8 रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए, SC कैटेगरी में 34 सीट्स हैं 11 रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए, ST कैटेगरी में 47 सीट्स हैं 16 रिजर्व्ड है विमेन के लिए। टोटल वैकेंसी है 210 जिसमें 70 रिजर्व्ड मतलब 1/3 रिजर्व्ड है विमेन के लिए। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेथड ऑफ सिलेक्शन किस तरह, कितने एग्जाम्स होंगे, एग्जाम की वेटेज क्या होगी, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी, फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगी, ये सब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन में। मेथड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने बोला हुआ है कि 2 तरह के एग्जाम होंगे। एक तरह का एग्जाम होगा रिटन टेस्ट, एक तरह का एग्जाम होगा वीवा वॉइस टेस्ट मतलब इंटरव्यू। और रिटन टेस्ट में भी फर्दर 2 तरह के एग्जाम होंगे। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स प्री जिसको बोलते हैं, और मेंस एग्जाम मेन रिटन एग्जाम। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब प्री एंड मेंस कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव। प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, रिटन एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएगा, जो प्री एग्जाम है उसके एक पेपर में 100 क्वेश्चन और 100 मिनट्स, मतलब 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स। मतलब प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्री एग्जाम में क्या है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन कितने का है, 1 मार्क का है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। फर्दर अगर मेंस की बात करें तो मेन एग्जाम में क्या है, 2 पेपर है। अब देखो इस एग्जाम की खासियत क्या है, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स में जनरल स्टडीज पूछा ही नहीं गया है। सिर्फ आप सिविल अगर आपकी स्ट्रांग है तभी भी आप प्री की तैयारी करके पेपर दे सकते हैं। मेंस के थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसमें जनरल स्टडीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, 2 पेपर होंगे 150 मार्क्स के और 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक। मतलब कि अगर मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में क्या है, 2 पेपर हैं और 2 पेपर कितने कितने मार्क्स के हैं, कितने कितने 150 क्वेश्चन के हैं। और 150 क्वेश्चन कितना वेटेज कैरी कर रहे हैं, 300 मार्क्स ईच। मतलब टोटल मेंस का कितने का पेपर है, 600 का पेपर है, जिसमें एक जीएस का पेपर होगा 2.5 घंटे का। और जीएस के पेपर में क्या आएगा, जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग बेसिक साइंसेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसका डिटेल सिलेबस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और सेकंड पेपर है स्पेशलाइज्ड पेपर रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल का टेक्निकल पेपर। दोनों 300 मार्क्स के पेपर होंगे, एक साथ होगा। प्री अलग होगा, मेंस अलग होगा। मेंस में 2 पेपर देने पड़ेंगे आपको। साथ ही इसके बाद है वीवा वॉइस टेस्ट मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू है 75 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, प्री का हुआ 100, मेंस का हुआ 600, इंटरव्यू का हुआ 75, तो टोटल हो गया 775। 770 मार्क्स का टोटल बनेगा, इसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब एनेक्जर ए और बी हम लोग जो बाद में रीड आउट करेंगे उसमें बोला हुआ है, इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिए। मैं इसको इन 3 पॉइंट्स को अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा बेसिक प्रोसीजर होता है, पहले प्री होगा, प्री का क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे, प्री का कट ऑफ आएगा। जो लोग प्री का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे वो मेंस में जाएंगे। फिर क्या होगा, मेंस का कट ऑफ, मेंस एग्जाम होगा, मेंस का कट ऑफ आएगा, जो मेंस क्लियर कर लेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे। और फाइनल, the commission shall prepare a list of selected candidates arranged in the order of merit equal to the number of advertised vacancies on the basis of marks secured in mains examination and via voice test। मतलब इसमें सीन क्या है, प्री के मार्क्स कवर नहीं होंगे, सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी, मेंस एग्जाम और via voice टेस्ट। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी मेंस प्लस इंटरव्यू। सिमिलर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां भी ऐसा ही होता है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज होता है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही आई एम सॉरी इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्री के कैलकुलेट होते हैं मार्क्स,
जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें प्री के मार्क्स कैलकुलेट नहीं ऐड नहीं होते, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू देखा जाता है, जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्री भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन सिलेबस के बारे में। नोटिफिकेशन के बारे में तो क्लियर, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसका तुरंत आंसर देंगे आप लोगों को। यही इसके मेन पॉइंट्स है नोटिफिकेशन के। बात करते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस इसका बहुत खास है प्री का, पिछली जैसा नहीं है, इन्होंने बहुत ही अलग सा सिलेबस बनाया है। जैसे कि बात करते हैं प्रीलिम्स के प्री एग्जाम के सिलेबस की। प्री एग्जाम का सिलेबस देखिए आप लोग, कलर चेंज करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा है 10 मार्क्स का, ठीक है, जबकि इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता जनरली, मैकेनिक्स की वेटेज कम होती है सिविल में, मैकेनिकल के एग्जाम में ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 मार्क्स का, ओके। स्ट्रक्चर एनालिसिस 10 मार्क्स का, ओके। कंक्रीट स्ट्रक्चर 10 मार्क्स का, स्टील स्ट्रक्चर, सॉलिड मैकेनिक्स, ध्यान रखो यहाँ पे। अब इसको देखिए, सेकंड और सिक्स्थ पॉइंट को देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलग दिया हुआ, सॉलिड मैकेनिक्स अलग दिया हुआ, अगर दोनों को कंबाइन करें तो सोम का टॉपिक ओनली 20 मार्क्स। अब यहां तक 1 से 6 तक देखो आप लोग एक बार, सॉरी 1 से अगर 6 तक देखो तो 60 मार्क्स की स्ट्रक्चर पूछी गई है। स्ट्रक्चर जो कि जिसमें आरसीसी और स्टील भी आ गया, टोटल अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस को बात करें तो वो पूछी हुई है 60 मार्क्स की। अगर किसी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अगर नहीं भी है और वो स्ट्रक्चर पे काम कर लेता है, अभी एग्जाम नहीं होना है यार, जनवरी से पहले एग्जाम नहीं होना है इसका, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहने, अभी से करते रहने हैं, ताकि हम लोग इस एग्जाम की रेस से बाहर ना हो, हम इस पे चलते रहें। आप तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे तो एग्जाम के साथ जुड़े रहेंगे, लिंक रहेगा हमारा। इसीलिए हम ला रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व फुली डिटेल सॉल्यूशन के साथ। उधर देख रहे हैं स्ट्रक्चर पूछा गया 60 मार्क्स का, उसके बाद पूछा गया फ्लूइड 10 मार्क्स का, इरिगेशन 10 मार्क्स का, ट्रांसपोर्ट सिर्फ 10 मार्क्स का, जिसमें ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा सब्जेक्ट होता है, और सर्वे 10 मार्क्स का। अब देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर की कितनी वेटेज है। और आपने एक चीज अगर नोटिस की तो इसमें जियोटेक नहीं है, इसमें एनवायरमेंट नहीं है, इसमें हाइड्रोलॉजी नहीं है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, बहुत मेन कुछ कोर सब्जेक्ट्स है ही नहीं इसमें। तो प्री एग्जाम में इस एग्जाम की अप्रोच क्या है, प्री एग्जाम में उन्होंने उनको जो उनका जो फेवरेट टॉपिक्स है, उनको जो फोकस एरियाज है, उन्होंने एलिमिनेशन के लिए, प्रीलिम्स राउंड होता है एलिमिनेशन के लिए, ताकि क्राउड छट जाए बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए उन्होंने ये 10 टॉपिक्स चुने हैं, और जिसमें भी 60% स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसमें जियोटेक, एनवायरमेंट, ये बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि मैंने बताया। तो इसको आप कवर करके आप प्रीलिम्स निकालना तो बहुत इजी पड़ जाएगा, और एक तरह से देखे तो बहुत मुश्किल भी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस बहुत कम रहता है ना, तब कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तब बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसकी तैयारी करते हैं, और मतलब ऐसा समझो कि आप इस 10 टॉपिक्स को बच्चे पी जाएंगे, जिन जो हार्डकोर तैयारी करेंगे इस एग्जाम की। तो उसके लिए आपको भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लेना है। वही हर एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का बेसिक मंत्र होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अच्छे से लगा लेना है। तो दैट इज द स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। और इस एग्जाम में स्ट्रक्चर पे फोकस ज्यादा करना है, और ये जो ट्रांसपोर्ट सर्वे तो अगर हम साथ साथ ही देख सकते हैं, और इरिगेशन फ्लूइड मैकेनिक्स दो एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं, जिसमें इरिगेशन में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छा खासा सिलेबस होता है, तो उसके लिए 10 मार्क्स के आप ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके बाद और क्या बोला हुआ है, पहले ही बता दिया, 100 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क का क्वेश्चन होगा, 25% मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और ड्यूरेशन रहेगी 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स। आगे चलें मेंस की बात। मेंस में दो तरह के एग्जाम में, पेपर 1 है 300 मार्क्स का, जनरल पेपर 1 है 300 मार्क्स का, जिसमें ये पार्ट 1 का जनरल स्टडीज है ये, और पार्ट 2 का जनरल स्टडीज मैं बताऊंगा। पार्ट 1 का जनरल साइंस है ये, इसमें ये 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड है, फर्स्ट इज फिजिक्स 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री पूछा हुआ है 20 मार्क्स का, थर्ड पूछा हुआ है बायो 20 मार्क्स का। सर इसकी रेंज क्या रहेगी, अप टू 10th रहती है बेसिकली, जो जनरली ये नहीं, आपको +1 +2 की बायो नहीं पूछी जाएगी, +1 +2 ये
ये बेसिक साइंस का मतलब ही होता है, जनरल साइंस मतलब 10th तक की बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आनी चाहिए। ऐसे इंजीनियरिंग एग्जाम में हम लोग नॉन मेडिकल पढ़ी हुई है, तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री हाई लेवल की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बायो अप टू 10th रहेगी, ये श्योर है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी टेक्नोलॉजी थोड़े थोड़े लिंक्ड रहेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारे कुछ टॉपिक है। एग्रीकल्चर रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, काफी लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं, इस बार गेट में अलग से एग्जाम भी होना एग्रीकल्चर का। जियोलॉजी का सिलेबस अक्सर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा जाता है, इसकी बुक्स अवेलेबल है, आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे जनरल स्टडीज की भी वीडियो बनाने की इस एग्जाम की, ताकि आपको ये 10 टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको शॉर्ट फॉर्म में 3 to 4 वीडियोस 5 वीडियोस पर टॉपिक हम लोग ट्राई करेंगे बनाने की, और आपके 200 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ट्राई कीजिएगा इन 200 में से 150 मार्क्स को स्कोर करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से वेटेज ज्यादा रहेगी, बाकी टॉपिक से वेटेज कम रहेगी, आप लोग उससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज का पार्ट होता है, आईसीटी जिसको बोलते हैं, वहां पे भी ये पूछा जाता है, तो वहां से आप उनकी बुक्स से कवर कर सकते हैं। न्यूक्लियर साइंस जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है, एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है न्यूक्लियर साइंस का। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी थोड़े से हटके टॉपिक हैं जो इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारी वीडियोस से हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज बेसिक अबाउट जनरल साइंस 200 मार्क्स। आई होप ये 10 टॉपिक्स क्लियर है। इसके बाद है जर्नल अवेयरनेस, जिसको जीके बोलते हैं, वो है जनरल साइंस, ये है जीके। ये 100 मार्क्स में पूछा गया, थैंकफुली बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो 100 मार्क्स में अगर देखा जाए तो पहला पूछा गया है हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। ये वही वाला पार्ट है। देखो इस एग्जाम में खास बात क्या है, इन्होंने उड़ीसा से लेके बहुत ज्यादा नहीं पूछा हुआ, ओडिशा के रिगार्डिंग नहीं है, जो कि स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन एग्रीकल्चर हमने 10th तक पढ़ा हुआ है, इंजीनियर्स ने 10th तक पढ़ा हुआ है, और हमें कुछ कुछ नॉलेज रहती है। अगर हम लोग उसको रिवाइज करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती। जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते रहते हैं उनको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ने की आदत होती है, तो उनको क्लियर रहता है। लेकिन जब बात आती है स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करने की, तब पढ़ना ज्यादा रहता है, तब लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है मॉडर्न इंडिया और इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विल कवर द फॉलोइंग, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 तक, 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हु शेप द फ्रीडम मूवमेंट्स इन ओडिशा एंड इंडिया। देखो इसके बाद इन्होंने ओडिशा को कहा लिंक किया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हु शेप द फ्रीडम मूवमेंट्स इन ओडिशा एंड इंडिया। उन लोगों के बारे में पता करो जो उड़ीसा और इंडिया की, उड़ीसा से लिंक्ड है और इंडिया से बेसिकली दोनों से लिंक्ड है, जिन्होंने फ्रीडम में पार्ट लिया, फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा रहे, उन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। अब ध्यान रहे, जितना मर्जी पढ़ लेना, जहां बात उड़ीसा से रिलेटेड हिस्ट्री की आती है वो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, चाहे फ्रीडम की बात है, चाहे क्रांति की बात है, हिस्ट्री ऑफ, अगर 1857 में कुछ पर्टिकुलर उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा स्पेसिफिक कुछ राजा, कुछ ऐसा भी कोई सीन है, तो आप लोग उसको जरूर प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि उड़ीसा स्पेसिफिक एग्जाम है तो उड़ीसा से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, बेशक इन्होंने नोटिफिकेशन में इंडिया लिखा हुआ है। इंडियन कल्चर विल कवर द फॉलोइंग। अब है हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री कवर हो गया, इसके बाद है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में क्या है, इंडियन कल्चर फ्रॉम एशियन टाइम टू मॉडर्न टाइम्स, कि कैसे कैसे हमारे कल्चर में चेंजेस आए हैं, कल्चरल नॉर्म्स कैसे कैसे चेंज हुए हैं एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, ओडिशा में टेम्पल कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा के बारे में पढ़ना है। सोशल कल्चर डेवलपमेंट्स इन ओडिशा, वही बात आ गई ना, डिटेल ऊपर ऊपर से इंडिया है लेकिन मेन इसका क्रक्स कोर ओडिशा ही है, तो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट्स ओडिशा में क्या क्या हुए उनके बारे में पढ़ना है। इजीली अवेलेबल इन हिस्ट्री बुक्स एंड ऑन इंटरनेट, बहुत इजी रहेगा। फिर भी हम लोग भी ट्राई करेंगे इसकी जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज की भी क्विक बिट्स वीडियो बनाने की, आप लोगों को
अभी एग्जाम में टाइम है, धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वीडियोस बनाने का यही है। इसके बाद आगे ज्योग्राफी के बाद, ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होगा? फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्मल जो ज्योग्राफी होती है 9th-10th वाली, वो फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल ज्योग्राफी। उड़ीसा के फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, उड़ीसा में क्या क्या फिजिकल स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया, कोई ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उड़ीसा में कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, किस 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 कितनी नदियां से कैसे कैसा ड्रेन होती है, बेसिकली रिवर्स, लेक, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। उड़ीसा के नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, उड़ीसा का फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है। वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेट, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड टू सुनामी। बेसिकली जो उड़ीसा है, उड़ीसा के पास अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, तो उड़ीसा में फ्लड, सुनामी, सुपर साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग, ये वाले टॉपिक्स, ये कुछ नेचुरल कंसर्न्स उड़ीसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पुरानी न्यूज से आप लोग अपडेटेड रहिए आजकल की न्यूज से। तो वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, क्लाइमेट, नेचुरल कैलेमिटी, ये सारे टॉपिक्स आप लोग ज्योग्राफी में देखे जाएंगे। इंडियन पॉलिटिक की बात करें, हम लोग सिविक्स की बात करें अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हर जगह ही पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज इन उड़ीसा, उड़ीसा की पॉलिसीज पे क्वेश्चन, कि उड़ीसा में कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है, गवर्नमेंट कैसी है, कोई मतलब कि इस टाइम से इस टाइम पे किसकी सरकार रही, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलर किसी लीडर पे क्वेश्चन आ सकता है, पर आजकल एट प्रेजेंट उड़ीसा गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराया रहा है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन उड़ीसा, इसके ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के क्वेश्चन है, क्योंकि इस एग्जाम का जो डिपार्टमेंट है वो पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद 10 मार्क्स में पूछा गया है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशन आपस में। तो इंडिया रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन वेरियस स्फीयर सच एज फॉलोइंग, फॉरेन अफेयर्स कैसे हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बारे में, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियंस अब्रॉड, इन सब के, जैसे कि हमारे कुछ सक्सेसफुल इंडियंस जो अब्रॉड जाके बहुत, हमारे इंडियंस जो अब्रॉड जाके बहुत सक्सेसफुल है, उनके बारे में क्वेश्चंस। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर पॉलिसी घोषित करती है कि हर नेशन के पास कुछ लिमिट है कि वो न्यूक्लियर वेपन कितने रख सकता है, कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, वो सारा न्यूक्लियर पॉलिसी में आता है। तो उसके उसके बेसिक बेसिक शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स देखो यार, जनरल स्टडीज को ना पूरा घोट के नहीं पीना होता कभी भी, सिलेबस देखते रहो और साथ साथ ये देखते रहो कि इससे क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है और आगे पूछा क्या जा सकता है, सिलेबस में क्या अपडेट हुआ है और आगे क्या पूछा जा सकता है, वो सब हम देख सकते हैं। अब देखो फॉरेन अफेयर्स इतना वाइड टॉपिक है, फॉर इंडिया और वर्ल्ड के फॉरेन अफेयर्स में अच्छी खासी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन आप 10 मार्क्स के जो एक वन ऑफ द टॉपिक है, 4 टॉपिक्स में से आप पूरी बुक पढ़ेंगे क्या उसके लिए? नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 to 4 पेजेस पढ़ सकते हैं इसमें, वो लाइंस फैक्ट्स पढ़ सकते हैं इंडियन फॉरेन अफेयर्स पे, वो भी मोर देन इनफ है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसका जनरल स्टडीज को स्टार्ट करते रहिए, इसको भी पढ़ना, क्योंकि जनरल स्टडीज में टाइम लगता है। होता क्या ना, कई बार मान लो मैंने सिविल का स्टार्ट कर दिया सिलेबस और मेरा सिविल का हो गया, अब एग्जाम डेट 1 महीने बाद है, उसके बाद बचता है जनरल स्टडीज। अगर आपने जनरल स्टडीज किया ही नहीं है ना, तो वो बहुत प्रेशर बन जाता है, आप लोग सिविल का भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे और जनरल स्टडीज बोलते रहेंगे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, क्या जनरल स्टडीज नहीं हुआ, जनरल स्टडीज नहीं हुआ, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। ना हमसे होता है, क्योंकि पहली बार पढ़ना होता है ना, लास्ट के टाइम तो रिवाइज करना होता है, और हमने पढ़ा ही नहीं होता जनरल स्टडीज, तो ना तो रिवीजन हो पाती, ना सिविल भी जाता है, और ये भी तो उसीलिए एग्जाम क्लियर नहीं होता हमारा। तो हमें जनरल स्टडी भी साथ साथ करते रहना है। अगर किसी का फोकस है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे 2 आवर्स को साइड रख लिया कि मेरे को 2 आवर्स में अपना जीएस वाला पोर्शन करना है इस एग्जाम का, या 1 आवर कर लिया, 1.5 आवर कर लिया, जैसे जैसे बढ़ाते रहे इसको, कुछ रेशो फिक्स कर लिया, 3 आवर्स वो 2 आवर्स ऐसे। तो इससे आप लोग करते रहिए और साथ साथ हमारी हाफ एन आवर
1.1 आवर की जो हमारी वीडियो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप लोग वो देखिए, उसको फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट लाएंगे हम लोग 2019 जो कि लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, वो डिटेल में डिस्कस होंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस होगी। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी आजकल हर जगह पूछा जाता है। इसमें है प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फीचर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, इसके लिए इकोनॉमी को प्रिपेयर करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ज्यादा से ज्यादा न्यूज पढ़ो, लेटेस्ट न्यूज पढ़ो। द हिंदू और इकोनॉमिक एक्सप्रेस जैसे अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ो। सोशल मीडिया से दूर रहो, अच्छी अच्छी न्यूज पढ़ो, इकोनॉमिक्स की न्यूज पढ़ो। कुछ कुछ अच्छी एप्स हैं, जैसे इन शॉर्ट्स ऐप है, अगर बात करें हम लोग, उसमें टॉपिक्स दिए होते हैं। आप लोग पर्टिकुलर शॉर्ट न्यूज पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स की न्यूज में इंटरेस्ट है, तो आप इकोनॉमिक्स की न्यूज पढ़ सकते हो डेली। होता क्या है ना सर, जरूरी थोड़ी लेटेस्ट न्यूज सही है। अरे जब डेली की न्यूज पढ़ते हैं ना, तब हमें पुराना भी लिंक होने लग जाता है। अब न्यूज में कुछ नया टॉपिक आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये न्यूज किस से रिलेटेड है, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे, उससे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जब उसके बारे में विकिपीडिया या किसी जगह पे पढ़ोगे उस इशू के बारे में, फॉर एग्जाम्पल रोल्स एंड फंक्शन ऑफ आईएमएफ है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर आपको नहीं पता, वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं पता, उसकी न्यूज अगर आएगी सामने, तो आप इसको गूगल करके पढ़ोगे ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी भी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जनरली इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता ही है। अगर नहीं भी है, नहीं भी आ तो क्या टेंशन है, इकोनॉमिक्स को कवर करना बहुत सही रहता है। इकोनॉमिक्स तो बहुत जगह पूछी जाती है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी लेंगे तो एक अम्ब्रेला टॉपिक है, बहुत जगह काम आ जाता है इकोनॉमिक का टॉपिक। साथ ही साथ मैंने पहले ही बताया, पूछा गया ओडिशन इकोनॉमी, तो ओडिशा की इकोनॉमी पूछी गई है। उड़ीसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद जो डेवलपमेंट है उसके बारे में इसने हिंट दिया है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में रहेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ईच, आई एम सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ईच विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 2 मार्क्स में 0.5 ही नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 से भी कम है नेगेटिव मार्किंग, बेसिकली सॉरी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अलॉटेड दैट द पर्टिकुलर क्वेश्चन विद ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। देखो इधर इधर क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है। इन्होंने पहले नोटिफिकेशन में लिखा है कि ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स की ड्यूरेशन दी हुई है, जो कि ये बाद में क्लियर कर देंगे। तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डाउट है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में होंगे 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जीएस के पेपर में, और 2 मार्क्स ईच, तो 300 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब है स्पेशलाइज्ड सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। इसमें मैंने बताया स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए हमारा ओपीएससी का कोर्स बाय कर सकते हैं www.cizplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ प्लस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे इसका कोर्स देख सकते हैं। या जनरली हमारा गेट ईएस का जो कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस समझाया गया है। आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा कोर्स बाय करना है, अगर आपको वो नहीं करना तो आप हमारे यहाँ पे ऐसी चॉइस अवेलेबल है कि आप लोग पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोर्स बाय कर सकते हैं। सिर्फ पर कोर्स भी आप पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का परसेंटेज 60% है, तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा आप लोग अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोर्स परचेज करते हैं। वरना हमारा जो न्यूट्रिशन पैक है, ओडिशा का पैक है, वो तो आप लोगों को लेना ही लेना चाहिए। सोम का पार्ट है, सोम के टॉपिक्स में इलास्टिक कांस्टेंट, प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन। अगर मैं पूरा टॉपिक्स पढ़ूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं रहेगा, मेन बता देता हूँ। देखो सॉलिड मैकेनिक्स में इन्होंने क्या किया है, सॉलिड मैकेनिक्स में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स, ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जो बेसिकली सोम के पार्ट होते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्जन, सिंपल बेंडिंग, मोहर सर्कल, सारे टॉपिक्स वही हैं।
बस कुछ टॉपिक्स नहीं है इसमें, जैसे थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं है, शेयर सेंटर नहीं है, स्प्रिंग्स वाला टॉपिक नहीं है, हेलिकल स्प्रिंग्स वो सब, थिन स्फीयर एंड शेल्स वो सब नहीं है। तो मैं कहूंगा देखिए, किसी भी एग्जाम में ना अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी होती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा। अरे नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन बनाई है, कुछ सोच के बनाई होगी। इस एग्जाम में जो जो टॉपिक्स है ना, उन्हीं को, उनसे बाहर नहीं पढ़ना है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सब 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 कुछ पढ़ ले। तो अगर सॉलिड मैकेनिक्स आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, आपने पहला सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स उठाया है, तो इस वीडियो को या नोटिफिकेशन का कोई स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लीजिए, उसको वॉल पे पेस्ट कर लीजिए। सॉलिड मैकेनिक्स में मुझे इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात। स्ट्रक्चर एनालिसिस में ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, प्लास्टिक एनालिसिस, शेप फैक्टर्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मेथड। इसमें इन्होंने आर्चीज एंड केबल्स का टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं यही बता रहा हूँ। देखो, आपने आर्चीज एंड केबल्स पढ़ के अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस को छोड़ा तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, अच्छी बात है आपने पढ़ लिया। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ क्या है कि बेसिकली होगा क्या कि आप लोग एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे। फिर एग्जाम के लिए अगर आर्चीज एंड केबल्स में नहीं दिया तो क्यों पढ़ना है उसको, उसको छोड़ सकते हैं आप इस एग्जाम के लिए। किसी और एग्जाम में पूछा है तो उसको स्पेसिफिक रिवाइज कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मतलब आरसीसी, लिमिट स्टेट, बेंडिंग के लिए, शियर के लिए, एक्सियल कंप्रेशन के लिए, कंबाइंड फोर्सेस के लिए, कोडल प्रोविजंस। आरसीसी में कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, ये सबको पता है। और साथ साथ कोडल प्रोविजन फॉर स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स एंड फुटिंग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ stressed concrete design, materials of pre-stressing losses and design of simple members। आरसीसी में बेसिकली सब कुछ ही है, स्लैब्स भी, बीम्स भी, फुटिंग भी, कॉलम भी, सब चीजों का डिजाइन पूछा गया है। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टेंशन कंप्रेशन मेंबर, कॉलम बेसिस कनेक्शन जिसमें स्टील स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सबको पता है, प्लेट गर्डर एंड ट्रसेस। देखिए, अब मैंने पहले ही बताया कि जो अगर आप स्ट्रक्चर को भी हम डिवाइड करें, ये कर रहा है कवर स्ट्रक्चर, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर हम समझते हैं सिलेबस के साथ ही, अगर ये स्ट्रक्चर कवर कर रहा है तो स्ट्रक्चर में भी 20 मार्क्स का तो सोम है। और जिसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, तो 10 + 20 30 मार्क्स तो बहुत इजी है स्कोर करने। आरसीसी में थोड़े कोड्स वगैरह याद करने होते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी नहीं बनती, इस पार्ट में क्वेश्चंस की वैरायटी ज्यादा नहीं है, रिपीट ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। आरसीसी में थोड़ा याद करना पड़ता है, उसको आप लोग वीडियो से, नोट से, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर की। आगे देखते हैं, इधर पूछा हुआ है बिल्डिंग। देखिए, मैंने बताया था मेंस में सब कुछ है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें वो 10 टॉपिक्स हैं, मेंस में सब कुछ है। अब मेंस में क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। इसमें बिल्डिंग मटेरियल में सारे बिल्डिंग मटेरियल ने देखिए, सीमेंट है, कंक्रीट है, ब्रिक है, ना तो मेरा मोर्टार है, ना मेरा टिम्बर है, ना मेरा स्टोन है, ना मेरा स्टील है, ना मेरा बिटुमेन है। बहुत सारे टॉपिक्स जो कि बिल्डिंग मटेरियल की इतनी मोटी बुक होती है रंगवाला या दुग्गल, उसमें उसको नहीं पूरा पढ़ना, उस सारे नोट्स नहीं पढ़ने, ना तो टिम्बर पढ़ना है, ये टॉपिक्स बताइए, ये सब नहीं पढ़ना है। सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स 3 टॉपिक है, ये पढ़ने हैं, इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कॉलेज के जनरली फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ब्रिक्स, मशीनरी, स्टोन मशीनरी, बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो डिटेल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, वॉल कितने टाइप की होती है, उसमें बॉन्ड जैसे फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड, इन सब के बारे में, कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स के बारे में ये टॉपिक है। उसके बाद एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, बेसिकली सीपीएम पार्ट, और उसके साथ एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी जुड़ जाता है। इसमें नेटवर्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहता है, सीपीएम पार्ट के नेटवर्क सॉल्व करना, उसका स्लैक और फ्लोट निकालना, क्रिटिकल एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ निकालना, क्रिटिकल टाइम निकालना, ड्यूरेशन निकालना किसी प्रोजेक्ट की। इसमें नेटवर्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग में होता है, जैसे कि
कॉस्ट एस्टिमेशन करना, लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड, और बहुत सारे अलग अलग तरीके की एस्टिमेशन होती है। हम लोग बोलते हैं कि बोला जाता है कि पर मीटर क्यूब पर एक लेबर की कॉस्ट कितनी होती है एक्सकवेशन की, तो उसको देखना होता है। कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है जो याद करने वाली होती हैं इसमें। रिसोर्स एलोकेशन होती है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, एरो डायग्राम तो है ही इंपॉर्टेंट। बेसिकली एस्टिमेशन थोड़ा है इसमें, और सीपीएम पार्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जो मेरा वाटर वाला पार्ट है सारा, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और ओपन चैनल फ्लो है। याद रखिए ये मेंस का सिलेबस है, मेंस में ओपन चैनल फ्लो भी है, जबकि प्री में ओपन चैनल फ्लो नहीं है। तो इरिगेशन, देखिए स्टेट जॉब्स के लिए इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इरिगेशन को अच्छे से कर लेगा। इरिगेशन का बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं होता। फिर हाइड्रोलॉजी हो जाएगा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, साथ में रहेगा ओपन चैनल फ्लो। तो ये वाटर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। मैं एक टॉपिक को पढ़ूंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सिलेबस रहेगा। तो बेटर ये है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोटिफिकेशन में से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और इसका डिटेल सिलेबस, इसकी स्ट्रेटजी, ये सब आप लोग वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पैक दे सकते हैं ओपीएससी का। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंट पूछा गया, एनवायरमेंट जो कि प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट, और एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, सब कुछ बेसिकली एनवायरमेंट में इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। वाटर सप्लाई, वाटर वेस्ट वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, सॉलिड वेस्ट थोड़ा कम, एयर थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और नॉइज सबसे कम पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ छोड़ के नहीं जाना, अच्छी खासी 300 मार्क्स का है मेंस, तो उसके लिए 300 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपसे जीएस में कुछ गड़बड़ हो गई है तो टेक्निकल हमेशा स्ट्रांग रखते हैं, टेक्निकल रैंक बिल्ड करता है, जीएस रैंक को इंप्रूव करता है। मतलब सिलेक्शन कौन कंफर्म करता है? टेक्निकल पार्ट, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी रहती है। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, अगर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से आपने बीओडी पढ़ा है, इसका अच्छे से कंसेप्ट पता है, तो आप बीओडी का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन अगर जीएस पोर्शन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कौन से इकोनॉमिक्स के पार्ट से क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए जीएस सर्टेन नहीं रहता, टेक्निकल सर्टेन रहता है। इसी पे आपका 60 to 70% फोकस टेक्निकल पे रहना चाहिए, 30 to 40 रहना चाहिए जीएस। बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की। जियो टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की बात कर लो आप लोग, गेट और ईएससी में तो रहता ही रहता है। साथ ही साथ हर एग्जाम में जियोटेक की वेटेज अलग ही रहती है। सॉइल मैकेनिक्स में सारे टाइप के, सॉइल मैकेनिक्स, बेसिक सॉइल मैकेनिक्स भी है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है, तो इसको कवर कर लेना अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने आपको कवर करने का तरीका बता ही दिया है। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे के बारे में, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर सर्वेइंग। सर्वेइंग में ध्यान रखना इन्होंने मॉडर्न सर्वे भी पूछा हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग का कंसेप्ट छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, टोटल स्टेशन भी। तो इसीलिए इसको कवर करना बहुत आसान होता है, आप गूगल कर सकते हैं जस्ट टोटल स्टेशन, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग को। एक एक पेज का भी नहीं होता ये टॉपिक, तो इसको कवर कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा कोर्स तो है ही, हम लोग डिटेल हर एक टॉपिक की वीडियो आपके सामने लाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत करने की कोशिश की जरूरत नहीं है। और लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मेंस का। देखो हर एग्जाम नहीं देता, यूपीएससी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नहीं देता अपने पेपर में, इन्होंने दिया हुआ है। इधर भी देखो स्ट्रक्चर कितना ज्यादा पूछा हुआ है, सॉलिड मैकेनिक्स पूछा हुआ है 30 मार्क्स का, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है 30 मार्क्स का, कंक्रीट स्ट्रक्चर पूछा हुआ है 30 मार्क्स का, स्टील 30 मार्क्स का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30 मार्क्स का। अगर आप पेपर, जो यूपीएससी का पेपर 1 होता है जिसमें ये स्ट्रक्चर वाले, फोर्सेस वाले टॉपिक्स होते हैं, कितना ज्यादा पूछा हुआ है, 30, 30, 60, 90, 120, 150 एस्टिमेशन, 180, 180 मार्क्स का। तो कितना एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर चलो आप बिल्डिंग मटेरियल हो इसको अलग भी मानते हो, तो 120 मार्क्स सिर्फ स्ट्रक्चर वाले पार्ट से पूछा गया है, जो 300 में से बहुत ज्यादा है। तो प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी स्ट्रक्चर एनालिसिस को मत छोड़ें, उसकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस हम लाएंगे, वो देखें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करने की कोशिश करेंगे।
साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन बताया, एस्टिमेशन बताया, वाटर रिसोर्सेज और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग 30 मार्क्स का, एनवायरमेंट 30 मार्क्स का, जियोटेक 30 मार्क्स का, ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम पूछा हुआ है 20 मार्क्स का, लेकिन सर्वेइंग के साथ अगर उसको मिला दिया जाए तो वो भी 30 हो जाता है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10 टॉपिक्स हैं, अगर ट्रांसपोर्ट में ही सर्विंग जोड़ लिया जाए हर कोई 30 मार्क्स का और टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 और 2 आवर्स की ड्यूरेशन लिखी हुई है। पहले उन्होंने 2.5 लिखी हुई, यहाँ पे 2 आवर्स लिखी हुई है, आप लोग लीस्ट मान के चलिए, 2 आवर्स मान के चलिए, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, कोई ज्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट जनरली ओपीएससी में कम रहते हैं। ओपीएससी के बारे में अगर एग्जाम में 2019 के बारे में अगर कुछ बताऊं तो इसमें रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसमें थ्योरी ज्यादा रहती है, अराउंड 70% थ्योरी रहती है और 30% न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो थ्योरी कैसे कवर होती है? थ्योरी कवर होती है ज्यादा से ज्यादा रीड करके, उसके शॉर्ट नोट्स बना के, उसको लिख के, फॉर्मूलाज रिवाइज करके, कंसेप्ट रिवाइज करके, ऐसा कर सकते हैं थ्योरी में। जैसे कि वन ऑफ द थ्योरीज इज कि आप लोग 3 टॉपिक्स पकड़ लीजिए, 3 टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के थ्योरी रिवाइज करने के लिए। रिवीजन के बारे में बता रहा हूँ, पढ़ना तो आपको कोर्स पूरा ही पड़ेगा। जैसे रिवीजन के बारे में आपने जियो टेक्निकल में आज कर लिया शेयर स्ट्रेस, एनवायरमेंट में कर लिया लेट्स से ट्रिकलिंग फिल्टर, और सोम में कर लिया लेट्स से मोर सर्कल। तो इनकी थ्योरी पढ़ ली, इनके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे कि जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे उतनी थ्योरी स्ट्रांग होती है। और क्वेश्चन बैंक तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक रीड नहीं किया है। ऐसे बिना पढ़े क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना, अच्छे से एक बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है। जो नहीं होते उनको डाउट रेज करना है, हमारा लाइव डाउट सेशन रहता है www.crzplus.com पे। आप लोग डाउट रेज कर सकते हैं ओपीएससी के कोर्स में, वहां पे आपको विद इन 24 आवर आंसर किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। सो ये थी कुछ इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के मेन पॉइंट्स बताए मैंने आपको। अब ये अगर मैं बताऊं कि दिन में कितने घंटे पढ़ना है कितने नहीं, वो स्टूडेंट स्पेसिफिक रहता है, उसको मैं फायदा नहीं मानता हूं, क्योंकि वो आपके ऊपर है। आप लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन की गारंटी उतना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं यही करूंगा, 70% टाइम टेक्निकल पे फोकस करिए, 30% टाइम जीएस पे, और जीएस को छोड़ के मत चलिए कि बाद में कर लेंगे। एग्जाम डेट इसमें इन्होंने कंफर्म नहीं कही है। आजकल जैसे यूपीपीएससी के साथ हुआ, एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। जनरल स्टडीज टेक्निकल के साथ ही रखिए, उसको कवर करते रहिए। एक टाइम स्लॉट डोनेट कर लिए कि इस टाइम से लेट्स से 11 बजे से 1 बजे तक मेरे को जीएस करनी ही है डेली। उसको अगर आप फिक्स करेंगे, अपना बॉडी क्लॉक ऐसी बना लेंगे तो काम हो जाएगा। साथ साथ टेक्निकल तो करना ही, वो तो हर एग्जाम में आएगा, आपकी जो ब्रांच है उस एग्जाम को तो पढ़ना ही है। तो ये थी कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बातें। आप लोग अगर को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, हमारी वही मोटिवेशन है। इसको शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपको लगता है ओपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके लिए भी प्रिपरेशन वीडियो जरूरी हो सकती है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब हमारी मेन इंस्पिरेशन है। और इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। आप लोग फॉलो कीजिए चैनल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस के लिए। थैंक यू। उड़ीसा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में A to Z समझाए जाते हैं। विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।